दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ है कि आपके पास बहुत थोड़ा वक्त हो और उसमें आपको एक ऐसे शख्स और शायर पे बात करनी हो जिसके साथ आपके लगभग मरासिम का दौरानिया 3 अशरों पर मौजूद थे। सन 88-89 से लेकर और ये सन 2022 तक मुझे खुशी है कि मैं मुमताज़ अख्तर का न सिर्फ दोस्त रहा हूँ बल्कि उनका एक कारी भी रहा। आ गई दो नीम कैसे हो गई, जबर की ताज़ीम कैसे हो गई, हाथ में कशकोल कैसे आ गया, जीस बेतकरीम कैसे हो गई, तेरा मेरा आसमां तो एक है, फिर ज़मीन तकसीम कैसे हो गई। हमें साफ है कि हमारे लिए बड़ी आईना तो मैं भी हूँ, अभी बता के तुझे आईने से काम है क्या। तेरा आईना तो मैं भी हूँ, अभी बता के तुझे आईने से काम है क्या, और तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा कोई मंजर, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा कोई मंजर, मुझे पता है कहानी का इख्तिताम है क्या। आईना मेरे अंदर का चलन जानता है, कान भरता है कभी मौजे सदा खींचता है, कान भरता है कभी मौजे सदा खींचता है। इसे देखिए कि शाम को चेहरे दिखाती है लरसती हुई लौ, शाम को चेहरे दिखाती है लरसती हुई लौ, अपनी जानिब मुझे मिट्टी का दिया खींचता है। रोज क्यों अपनी हथेली का लिखा भोगते हैं, आड़ी तिरछी सी लकीरें तो खुदा खींचता है। रोज क्यों अपनी हथेली का लिखा भोगते हैं, आड़ी तिरछी सी लकीरें तो खुदा खींचता है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर। और उसके बाद सर आजकल का जो मसला है, जैसे उन्होंने सवाल किया कि सर आपकी जो शायरी में है वो औरत नहीं है, लेकिन आज शायरी में भी नहीं है यार, मुझसे तो कुछ नहीं कहते आप। सर लेकिन सर आजकल जो ये इस शोबे की एक रिवायत भी रही है कि जब हमारे पास किसी दूसरे शहर से कोई मेहमान शायर या अदीब शोबे में तशरीफ़ लाएं तो हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि अपने तालिब इल्मों के साथ उनका एक मुकालमा जो है वो रखा जाए। कल दोपहर के वक्त अभी हम ये सोच रहे थे कि पेपर ख़त्म हुए तो क्यों ना एक कोई मुमताज़ अख्तर साहब का फ़ोन आ गया, खुद इत्तफाकन फ़ोन आया और उन्होंने ये कहा कि मैं कल बहावलपुर आ रहा हूँ, तो शायद शोबे में भी चक्कर लग जाए। आमिर साहब ने इस मौके को गनीमत समझा जाहिर है कि, और सिर्फ और हमने ये तय किया कि जब वो आ ही रहे हैं तो उनके साथ एक मुकालमा सुना रख दिया जाए। तो हम सब पहले तो शोबे की तरफ से मैं भी और आप सब की तरफ से भी मुमताज़ अख्तर साहब को और दीगर हमारे मेहमानों को अपने शोबे में खुश आमदीद कहते हैं। आज जाहिर है कि क्योंकि पेपर हमारे कल ख़त्म हुए थे और बावजूद तब्लीग के तालिब इल्म आज उतनी तादाद में नहीं आए, उसमें शायद मौसम का भी दखल था, लेकिन फिर भी जितने स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं तो उनको हमने ये किया, कोशिश की कि वो यहाँ इकट्ठे हो जाएं। अभी PhD की क्लास भी हमारी शायद पहुँचने वाली है, वो भी आ जाएंगे। एक मुमताज़ अख्तर साहब मुल्तान के शेरी उफ़क़ का एक बहुत अहम और नुमाइंदा नाम, बल्कि इस वक्त अगर आप कहिए कि आपके इस जनूबी पंजाब के अंदर जो चंद बड़े शायर हैं उसमें असलम अंसारी हैं, तो उनके साथ मुमताज़ अख्तर का नाम ही हमारे जहनों में आता है और उभर कर सामने आता है। गज़ल भी उन्होंने लिखी, नज़्म के मुख्तलिफ तजर्बात भी उन्होंने किए और मुज़ाहिमत से मोहब्बत तक का एक पूरा सफ़र है जो मुमताज़ अख्तर की शायरी के अंदर हमें दिखाई देता है।
सारे ऐसे इस्तारे, बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ियात के जो मुमताज़ अतर के साथ मंसूब हैं, कि जहाँ हम पूजागर का लफ्ज़ सुनते हैं तो फौरन मुमताज़ अतर हमारे जहन में आ जाते हैं। जहाँ चिराग का ताल्लुक आता है, मट्टी का इशारा आता है, दिए की बात होती है, तो वहाँ मुमताज़, ये वो लफ्ज़ियात हैं जो मुमताज़ अतर की महबूब लफ्ज़ियात रहीं और उनकी शायरी में हमें हमेशा दिखाई देती रही। उन पे बहुत सारी बातें अभी आगे जो है मुख्तलिफ, अभी आमिर साहब भी उन पर बात करेंगे, हमारे दीगर दोस्त भी बात करेंगे और हम खुद उनकी शायरी से भी लुत्फ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं बराह रास्त उन्हें दावत दूंगा कि उस स्टेज पर तशरीफ साहब भी उनके साथ आए हुए हैं, उनसे भी मुल्तमिस हूं कि वो भी अगले शोबा उर्दू डॉक्टर अहमद सुहेल साहब से भी मैं मुल्तमिस हूं कि वो भी। अच्छा, बात क्योंकि मैंने अभी उसका आगाज ले लिया था, तो मैं बात यही कर रहा था कि एक वक्त ऐसा भी, ज़ाहिर है कि वो वक्त अभी टला नहीं है, वो एक तसलसल है जो इस एक आसियत की तरह शायद हमारे इस खित्ते पर जो है, इस मुल्क पर जो है वो मुसल्लत है हमेशा से, कि जहाँ आज़ादी इजहार जो है वो हमेशा एक सवालिया निशान रही है। और उसी का सबब है कि मुज़ाहिमत या रेजिस्टेंस जो है वो हमारे अदब का एक अहम और बड़ा मौजू बनकर सामने आई। वो अफसाने का भी मौजू बनी और वो शायरी का भी मौजू बनी। और उस मुज़ाहिमत की शायरी की एक पूरी तारीख है जो आप अगर चले जाएं तो साहिर लुधियानवी से लेके और फिर हबीब जालिब तक एक पूरी सीरीज आपको दिखाई देगी। तो मुज़ाहिमत की शायरी के अंदर एक अहम नाम जो है इस खित्ते के अंदर अगर हम देखें तो वो मुमताज़ अतर का नाम है। बल्कि मुमताज़ अतर, अच्छा मुमताज़ अतर की अपनी ज़िंदगी पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो वो ज़ाहिर है कि वो उन शायरों में से नहीं है कि जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए या जो उन्होंने एक अशराफिया के अंदर आंख खोली और उन्हें ज़िंदगी की बहुत सारी सहूलियात जो है वो दस्तयाब नहीं। मुमताज़ अतर ने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ज़मीन से शुरू की और अपनी मेहनत के बलबूते पर शुरू की और उसी वो और फिर एक समाज के साथ एक मुज़ाहिमत का एक तसादुम का जो एक पूरा एक हवाला था वो भी उनके यहाँ मौजूद रहा। मैंने बहुत कम देखा कि उनके यहाँ कोई मसलहत जो है वो हमें दिखाई दी। वो उन्होंने जहाँ मौका बना और जहाँ ज़रूरत उन्हें महसूस हुई उन्होंने एक आज़ादी का नारा भी लगाया और एक मुज़ाहिमत जो है वो उनके हमें दिखाई दी। बाज़ दोस्तों को, बाज़ लोगों को ये शिकवा भी रहा शुरू में, मसलन उनकी जो महबस में दरार पहला मजमूआ था वो तो मुकम्मल तौर पर है ही बुनियादी तौर पर मुज़ाहिमत की ही शायरी। बाद में दोस्तों ने, कुछ ने मशवरे की सूरत में और कुछ ने शिकवे की सूरत में भी मुमताज़ अतर से ये कहा कि मोहब्बत का मौजू ऐसा है जो है तो बज़ाहिर आफाकी मौजू, लेकिन मुमताज़ अतर की गज़ल से औरत गायब है और मोहब्बत जो है वो हमें कम उसमें दिखाई देती है। लेकिन फिर हमने देखा कि वो जब उन्होंने एक नज़्म का एक उनका आया, एक पूरा मजमूआ भी सामने आया, अलाओ के गिर्द बैठी रात और इसी तरह से और भी, तो मोहब्बत भी एक मौजू के तौर पर, एक अहम मौजू के तौर पर उभर कर उनकी शायरी से हमें दिखाई दे रही है। और बात की उनकी शायरी में मोहब्बत जो, तो लिहाजा वो जैसे जैसे एक वक्त गुजरा, जैसे जैसे एक उम्र का पैमाना ढला, तो एक जो बगावत का लहजा था उसमें एक ठहराव भी आता चला गया और एक मोहब्बत की एक आंच जो है वो भी सुलगती हुई हमें उनकी शायरी में नजर आने लगी। तो उनके बहुत सारे अच्छा, उनकी शायरी को आप देखें तो आपके जितने बड़े रसाइल आप पाकिस्तान से शाया होते रहे या हिंदुस्तान से भी शाया होते रहे, उनमें मुमताज़ अतर एक वक्त में हमेशा से शाया होते रहे और एक नुमाइंदा शायर के तौर पर उनकी एक शनाख्त कायम रही। अच्छा, मुल्तान के जो एक शेरी उफ़क़ को जिन शायरों ने बहुत ज़्यादा अपना एक
मुतासिर किया है। अच्छा, असलम अंसारी ने, अगरचे असलम अंसारी बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन जो असरात जिन शायरों ने छोड़े हैं उनमें मुमताज़ अतर का नाम सबसे नुमाया नाम। तो उनके पीछे गशाद साहब यहाँ बैठे हैं, इसी तरह से अहमद रिजवान वहाँ पे हमारे दोस्त शायर हैं, इस और बहुत सारे नौजवान हैं। एक पूरी खेप है जिन्होंने मुमताज़ अतर के रंग में शेर कहा और उन लफ्जियात को जो है वो चुना है, और उन लफ्जियात के साथ उन एक नुमाया नाम बनकर जो है उनके नए शायर भी जो है सामने आए। तो ये उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे पास जाहिर है कि वो अभी आए और हमारे पास इतने एक बड़े शायर हैं, और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए शायद हम वो लफ्ज़ हम अभी ना ले सकें, लेकिन हम अपने तौर पर हमने कोशिश की कि फौरी तौर पर हम उनके साथ कम अज़ कम एक मुकालमे का एहतमाम कर लें। इसमें हम उनसे शायर भी सुनेंगे और आप अगर तालिब इल्म चाहेंगे तो उनसे सवालात भी कर सकेंगे। तो हम सब उनको बारे दीगर खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले मैं आमिर साहब से भी मुल्तमिस हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि इस पूरे एक अरसे का, इस मुल्तान के एक अदबी एक अरसा जो है अपनी ज़िंदगी का, उसके एक शाहिद वो खुद भी रहे हैं। और मुल्तान आर्ट फोरम हो या उर्दू अकादमी मुल्तान हो या मुल्तान के दीगर अदबी इदारे हों, वहाँ मुमताज़ अतर ज़ाहिर है कि हमेशा एक तवातुर के साथ शामिल होते रहे हैं, शरीक होते रहे हैं, और उनकी सारा शेरी सफ़र जो है वो डॉक्टर सैयद आमिर सुहैल के सामने भी मौजूद है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ जनाब मुमताज़ अतर साहब, मौलाना निशात कासिर, अब्दुल करीम, तमाम असातिज़ा, तालिब इल्म, बहुत मुश्किल होता है कि आपके पास बहुत थोड़ा वक्त हो और उसमें आपको एक ऐसे शख्स और शायर पे बात करनी हो जिसके साथ आपके लगभग मरासिम का दौरानिया 3 अशरों पर मुहित थे। सन 88-89 से लेकर और ये सन 2022 तक मुझे खुशी है कि मैं मुमताज़ अतर का न सिर्फ दोस्त रहा हूँ बल्कि उनका एक कारी भी रहा हूँ। मुमताज़ साहब हमसे एक नस्ल पहले के शायरों और लिखने वालों से डॉक्टर नजीब जमाल, डॉक्टर वार अहमद, ये वो नस्ल है जो मुमताज़ साहब की एक हमअसर बनती है या हम उम्र बनती है। उनके बाद जो लोग शायरी में, अदब में हम लोग थे, जब हम आए तो हमारे सामने जो चंद बड़े बड़े नाम थे, और बिलखसूस हमारे अपने खित्ते के हवाले से, तो उसमें एक नाम था मुमताज़ अतर साहब। ये 35 बरस का जो अरसा है, इसमें या कम से कम मेरे साथ जो उनकी दोस्ती का जो एक अरसा है, इसमें ना सिर्फ मैं उनकी शख्सियत के बारे में, उनके कुछ शख्सी औसाफ के बारे में कुछ जानता हूँ, बल्कि मैं ज़्यादातर उनकी शायरी के बारे में, उनके शेरी सफ़र के बारे में जो है वो बहुत हद तक उसका गवाह भी हूँ। लगभग उनकी जो चारों किताबें हैं वो मैं उनके इब्तदाई क़ारीन में से मैं वो किताबों के रहा हूँ, और मैंने कोशिश की है उन किताबों पर कुछ लिखने की भी। तो इस एतबार से मुमताज़ साहब का जो एक शेरी सफ़र है, जो उनकी शायरी का जो पड़ाव जो महबस में दरार से शुरू होकर और देर तक रहता है, वो कम अज़ कम मेरी नज़र से गुजरा हुआ है। अच्छा, होता ये है कि हमारे यहाँ शायरी जो किसी ख़ास खित्ते या ख़ास इलाके में मुकीम होता है, और बिलखसूस बदकिस्मती से हमारे जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी शायर हैं, अदीब हैं, अफसानगार हैं, लिखने वाले हैं, उनके साथ बदकिस्मती से एक अलमिया रहा है, और वो अलमिया रहा है अमूमी तौर पे उस खित्ते के अंदर कबूलियत का। आप किसी बड़े अदबी मरकज़ की तरफ जाएँ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, दिल्ली, और वहाँ लिखने वालों के यहाँ बहुत सारे इख्तिलाफ़ात भी हैं, बहुत सारे दुश्मनी भी हैं, बहुत से नुक्ताए नज़र के ऊपर उनकी आपस में एक राय भी मुख्तलिफ होती है, मगर वहाँ
वहाँ मजदूर नाशनासी का अलमिया जो है वो बहुत हमारे हम और ख़ास तौर पे हम अपने दोस्तों के बारे में हमारी ये राय होती है कि जनाब ठीक है, चाहे वो जितना अच्छा अफसाना लिखे, जितना अच्छा कहानी लिखे, शेर कहे, हम अमूमी तौर पे उसे बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लेते। ये एक इज्तिमाई अलमिया है और इस अलमिया से लगभग हमारे जनूबी पंजाब के इस खिते के मुल्तान बहावलपुर इस खिते के सभी शायर, सभी अदीब, सभी लिखने वाले जो है इससे मुतासिर होते हैं। यही अलमिया साल है कि मुमताज़ अख्तर के यहाँ भी है और बाकी लोगों के यहाँ भी है कि जिस तरह की शायरी या जिस तरह का एक शेरी शऊर इनके यहाँ मौजूद है या इनके चंद और मासरीन के यहाँ मौजूद है, वो शेरी शऊर अगर आप ढूंढने से भी जाएं तो शायद आपको अभी मराकज़ में इस तरह का शेरी पुख्तगी है, जो शऊर है, जो एक लगन है, कमिटमेंट है, वो शायद आपको बहुत कम नजर आएगा। मुमताज़ साहब जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस नस्ल ने पाकिस्तान बनने के बाद के अब्दी मंजरनामे को देखा है, 50 से लेकर और ऑनवर्ड आज तक के अब्दी मंजरनामे की, और ख़ास तौर पे 60 की दिहाई से लेकर और अब तक के अब्दी मंजरनामे के गवाह हैं। और मुमताज़ ना सिर्फ ये कि मुल्तान, बल्कि मुल्तान के अलावा ये पिंडी में भी रहे, कराची में बहुत अरसा रहे, लाहौर में रहे, मुख्तलिफ इलाकों में, तो मुख्तलिफ अदबी मराकज़ के साथ इनका एक ताल्लुक़ जो है वो हमेशा से कायम रहा है। मगर बहरहाल जहाँ के आप होते हैं, जिस खित्ते से और जिस मिट्टी की खुशबू से आपका ख़मीर उठा हुआ होता है, बहरहाल वो इलाका, वो खित्ता आपकी पहचान और शनाख्त बनता है। और मुमताज़ की शनाख्त बहरहाल ये खित्ता, ये इलाका जो है जिसको हम जनूबी पंजाब कहते हैं, यही बनता है। उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, ये एक बहुत लंबी कहानी है। उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी का एक पूरा समाजी और माशी सफ़र तय किया, किन किन मुश्किलात से गुजरे, और वो शायद मैं यहाँ बयान करने बैठूँ तो एक बहुत तवील टाइम जो है उसके लिए चाहिए होगा। ताहम ये एक जहन में रखिएगा कि एक भरपूर स्ट्रगल के साथ, एक भरपूर कोशिश के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी कि जिसके अंदर एक ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर शायद अदब का या शेर का कोई तरजीह नहीं थी। यानी एक ऐसे घर में पैदा होने वाला बच्चा कि जिस घर में उनको उस तरह शायद माहौल था, होगा, यकीनन होगा, कुछ दोस्त भी होंगे, कुछ अहबाब भी होंगे, मगर जिस तरह की एक शायराना माहौल या स्पोर्ट या अदब के साथ एक ताल्लुक, बल्कि इससे बरक्स उनका जो एक बड़ा मसला हुआ, वो एक माशी मसला हुआ, जिसके तहत, जिसकी वजह से वो शायद उस तरह के फॉर्मल हमारे यहाँ जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो तालीम होती है वो उससे इस्तेफादा नहीं कर सके। एक आहन गर्ग से, एक लोहे का काम करने वाले से और एक हथौड़ा चलाने वाले शख्स से एक अमूमन हमारी यही उम्मीद की जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी को आसूदा करने के लिए शायद उसी काम के साथ, उसी मशीन के साथ अपने आप को जो है वो जोड़ता है। मुमताज़ अख्तर के यहाँ ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई कि उन्होंने अपनी सफ़र तो आहनगरी से शुरू किया, मगर वो कफ़े पूजा घर तक पहुँचे और वो नाजुक और लतीफ़ काम किया जिसको हम शेर कहते हैं या शायरी कहते हैं। मुमताज़ साहब, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे मुल्तान में और हमारे इस खित्ते में और उस शेरी रवायत में ज़हनी तौर पे मुमताज़ साहब का शुमार जो है वो एक निस्बतन एक आज़ाद, लिबरल, एक तरक्की पसंद, एक रोशन ख्याल, इनलाइटेंड माहौल के अंदर और दोस्तों के अंदर होता है। यही वजह है कि उनके जितने भी साथी थे अपने इस सफ़र के, उनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो एक फ़िक्र के एतबार से एक रोशन ख्याल लोगों के साथ रहा है। और ये वो पहला बीज था जो उनके शायरी की ज़मीन में बोया गया कि जो एक आज़ाद तरह से सोचना है, जिसका एक रोशन ख्याल हिस्सा बना उनके शख्सियत का। मैं जिस मुमताज़ अख्तर को जानता हूँ उससे मेरी मुलाकात 1988 के या 87 के करीब होती है।
कि जब हम लोग बहुत यंग थे उस वक्त हम अपने BA के तालिब इल्म थे और हम लोग उस वक्त अदब के तालिब इल्म के बोलने के नाते मुख्तलिफ अदबी तंजीमों में हमारा आना जाना लगा रहता था। तो उसी दौर में मुल्तान में जो एक दो अदबी तंजीमें काम कर रही थी उनमें उर्दू अकादमी का नाम बड़ा अहम था, जो कि गुज़िश्ता 30-35-40 साल से अपने हफ्त रोज़ा इजलास किया करते थे। तो हम लोग भी जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थे 1985 86 87 88 में हम लोग भी एक तालिब इल्म के तौर पे उन तंजीमों में जाके बैठते थे जहाँ हमारे सीनियर्स जो हैं, असातिज़ा जो हैं, तो अरशद सिद्दीकी साहब होते थे, मिर्ज़ा इब्न हनीफ होते थे, अशरफ मुल्तानी होते थे, जो मुमताज़ साहब से भी एक नस्ल पहले के लोगों का शुमार होता है। ये सब लोग उन अदबी महफिल में आया करते थे और उन अदबी महफिल में हम जैसे नौवारिद भी थे कि जिन्होंने अभी कलम पकड़ना सीखा था, जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, जो लिखने की कोशिश कर रहे थे, हम सब उसमें शामिल थे। इसके अलावा कुछ और अदबी तंजीमें थी, जैसे बाबर शाह मजीद अमीन अकेडमी शुरू में भी बनी, बाद में भी फिर मुस्लिम और इस तरह की एक आध और अदबी तंजीम थी। और चूँकि हम फरागत थी, वक्त था और पैसे नहीं थे, तो लिहाजा हमारे जो एंटरटेनमेंट थी वो मुशायरे थे, वो अदबी प्रोग्राम थे, वो अदबी तंजीमें थी, अदबी सियासत थी, ये हम लोग जो है इस किस्म के। और उसके बाद मुख्तलिफ अदबी बैठकें थी कि जहाँ पर लोग आकर बैठते थे। मसलन बाबा होटल बहुत मशहूर मुल्तान में, बाबा होटल एक बड़ी तवील तारीख है मुल्तान में बाबा होटल की, जहाँ मुल्तान के तकरीबन सभी शायर, अदीब, लिखने वाले, पढ़ने वाले, सहाफ़ी वो वहाँ आके बैठते थे। फिर मुल्तान के जो कला है उस पर कैफे अल्फाज हुआ करता था, जिस पर बहुत सारे सहाफ़ी, सियासतदान, अदीब, शायर हम सब उधर आते थे। अच्छा, इसी तरह हुसैनागाई में वो होटल था, दिल्ली मुस्लिम होटल, जो इब्तदाई ठिकानों में से था, अदीबों और शायरों के इब्तदाई ठिकानों में से था, वहाँ लोग आके बैठते। तो ये 4-5 ठिकाने ऐसे थे जहाँ पर मुल्तान के नुमाइंदा शायर अदीब जो है वहाँ। तो हम लोग एक अदब के तालिब इल्म के या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के तालिब इल्म के तौर पे हम इन तंजीमों में भी जाते थे और फिर उन ठिकानों पे भी जाते थे कि जाकर देखिए जनाब के बाबा होटल में क्या हो रहा है, कौन कौन लोग आते हैं। और वो लोग जिनको हम पढ़ते थे या जिनके बारे में सुनते थे, हम हमारे दिल था कि वहाँ जाकर उन लोगों को देखा भी जाए। सो वहाँ हमारा भी आना जाना था। तो उन्हीं महफिल में, उन्हीं अदबी तंजीमों जलसों के अंदर मैंने पहली मरतबा मुमताज़ अख्तर साहब को गल्बन उर्दू अकेडमी के किसी इजलास के अंदर गज़ल पढ़ते हुए सुना। बल्कि गज़ल भी नहीं पढ़ते हुए सुना, उस इजलास में मेरा ख्याल है कि शायद उनको एक खसूसी तौर पे शायद बुलाया गया या मदऊ किया गया था और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक बड़ी मशहूर गज़ल जो है उस ज़माने में पढ़ी थी, आगही दो नीम कैसे हो गई, जबर की ताज़ीम कैसे हो गई, हाथ में कशकोल कैसे आ गया, जीस बेतकरीम कैसे हो गई, तेरा मेरा आसमां तो एक है, फिर ज़मीन तकसीम कैसे हो गई। ये गज़ल हमें साफ है कि हमारे लिए बड़ी इंस्पायरिंग गज़ल थी, क्योंकि उस ज़माने में हमारे अंदर भी एक बगावत का और एक बागी, जैसे कि हर नौजवान होता है, अपने समाज से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने मजहब से, अपने अखलाकियात से, अपनी समाजियात से, जिस तरह एक वक्त में आके हर कोई एक रिबेल करता है, उससे बगावत करता है, तो हम भी उस जमाने में इसी का शिकार रहे। बल्कि बहुत हद तक एक फिक्री और नजरियाती तौर पे तो मुझे लगा कि इस शायर के साथ हमारी एक ज़हनी हम आहंगी जो है वो आकर बनती है। या फिर जब हमने उनकी उर्दू अकेडमी ही में एक और गज़ल बराए तनकीद सुनी, ऐ रब्बे अमल एक अमल और मुकम्मल, ये हफ्स का माहौल बदल और मुकम्मल, पत्थर से शब रूज से भेज अपनी गवाही, दे कोई धड़कता हुआ पल और मुकम्मल, ये बात कभी मेरी समझ में नहीं आई, है लोग मेरे शहर के शल और मुकम्मल। तो वो एक हमारे लिए एक जो आइकन था, वो गज़लें या वो तो एक तरह से उर्दू अकेडमी के ही इजलास में मुमताज़ साहब से मेरा पहला तारुफ जो है, और इसी तरह मुख्तलिफ होटल्स के अंदर बैठे हमारा पहला तारुफ हुआ। फिर उन दिनों में ही चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा आसूदा नहीं थे उस तरह, या हमें नहीं रखा गया था, हमारे घर वालों ने हमें नहीं रखा था आसूदा जानबूझ के भी, कि इनको अगर ज़रा भी आसूदा किया तो ये किसी और रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो हमारे पास कोई साइकिल, मोटरसाइकिल जो भी हमें मिलता था, तो वो हमारे लिए मुश्किल होता था कि
गुलगश्त मुल्तान की गुलगश्त कॉलोनी से 10-12-15 किलोमीटर दूर जो बाबा होटल पे जाना या इस तरह, तो फिर हमने कहा जी हम मुल्तान के अपने ही किसी घर के करीब ही कोई अपनी बैठक बनाते हैं। मुल्तान में एक छोटी सी जगह है गोलबाग, वहीं हमने अपने दोस्तों की महफिल हमने तो वो महफिल हमने वहाँ जमाई और फिर हम उसमें वक्तन फक्तन मुमताज साहब को भी हमने वहाँ दावत दी। तो ये मेरा उनसे पहला ताल्लुक था। फिर उनके बारे में बहुत से किस्से और कहानियां बिजनेस की बहुत गुस्से वाले हैं और बहुत जनाब और बाल का जुबान से ज्यादा हाथ चलता है इस तरह के बहुत सारे किस्से हमने सुने। अच्छा, मगर मेरे साथ उनका ताल्लुक हमेशा एक बहुत ही बरादराना और दोस्ताना था। शायद इसकी वजह ये है कि मैं आज भी और पहले भी बहुत ज्यादा उनके फन के एतबार से उनकी मैं बहुत इज्जत किया करता था। इख्तलाफ राय भी हुआ उनसे, बहुत से मामलात पे उनके शेरी मामलात पे इख्तलाफ राय भी हुआ, मगर बहरहाल ये मोहब्बत का सिलसिला ऐसा रहा कि हमारी गुफ्तगू ज़हनी और कल्बी गुफ्तगू रही, उसमें लिसान और हाथों का इस्तेमाल महफूज की नौबत आई, मगर इससे हमें बहुत से सुन करके थे और गवाह हम बहुत सारे वाक़यात। तो 92 में गालबन मुमताज साहब का पहला शेरी मजमूआ जो है महबस में दरार, मेरा ख्याल 92 में महबस में दरार जो है वो छप के जो है वो सामने आया। मैं उन दिनों में एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया करता था। इत्तेफाक से मुमताज उस वक्त मोबाइल शोबाइल थे नहीं, तो इसी तरह एक बड़ा सरप्राइजिंग विजिट, आज तो हमें पता चल गया था ना शाम में कि मुमताज साहब आ रहे हैं, उस वक्त मैं क्लास पढ़ा के बाहर निकला तो मुमताज साहब जो है कॉलेज में तशरीफ लाए, उन्होंने कहा ये किताब मेरी आज आई है। वो किताब खैर मैंने देखी और उस पर फिर मैंने कुछ लिखा भी। तो वो महबस में दरार की वो गज़लें जो हमने अखबारात में, उर्दू अकेडमी के जलसों में, बाबा होटल के अंदर गोलबाग में उनसे सुनी थी, वो सारी गज़लें फिर एक ही मजमूए की शक्ल में हमारे सामने आ गई। और जैसे कि मजमूए के उन्वान से भी आपको अंदाजा होता है कि ये बहरहाल एक मज़ाहमत की और एक उम्मीद की महबस है, एक कैद है और उसके अंदर एक दरार डाल दी गई है, और ये वो दरार, वो उम्मीद है, वो रोशनी की किरण की एक झलक जिसमें से नजर आ सकती है। तो ये एक तरक्की पसंदाना नुक्ता नजर था। ये वो एक बगावत थी जो उनकी शायरी में हमें नजर आई, जिसकी तरफ लियाकत अली साहब ने भी अपनी गुफ्तगू के अंदर इशारा किया। उस दोस्ती में शायद मेरा ये था कि बाज़ बुजुर्गों के साथ, जैसे मिर्ज़ा इब्न हनी के अशरफ मुल्तानी साहब, उनके साथ मैं कोशिश करता था कुछ लिबर्टी लेने की। तो मैंने मुमताज साहब से भी, साहब की उम्र में ये मुझसे बड़े थे, मैंने उनसे कुछ लिबर्टी ली। इनकी नज़में बहुत ज़्यादा अख्तर अली खान, अख्तर जाफरी, इनकी नज़में मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट किया करती थी। और मुमताज साहब जो थे वो बदल थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा अपना चेंज करें चीज़ों को, ये क्या है। अच्छा, उन्हीं दिनों में पता चला कि मुमताज साहब ने एक शेरी तजर्बे किया है जिसको उन्होंने सतरूपी का नाम दिया। एक नज्म है जो कि 7 मिसरों पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर रदीफ और काफिये का एक अपना जो तवाज़ुन जो है वो कायम रखा है। कुछ बहुत सारी सतरूपियाँ उन्होंने लिखी, हमने बहुत सारी से सुनी नहीं। अब अगर मेरा ख्याल है कि हयात और रदीफ काफिये की पाबंदी जो है शायद उनके मिजाज के मुताबिक नहीं, अगरचे गज़ल में भी रदीफ काफिये की पाबंदी होती है,
मगर गजल के अंदर थोड़ा सा जो आपके पास स्पेस जो है वो सतरूपी की निस्बत बहुत ज्यादा थी। उसी जमाने में हमारे दोस्तों की गुफ्तगू के बाद मुमताज साहब के यहाँ एक खास तरह की तब्दीली उनकी शायरी में जो है वो आना शुरू हुई। मैं माजरत खाऊं कि अगर बात मैंने कहा तो लंबी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अकेला मुकर्रर हूँ ना, इसलिए भी टाइम भी देना है। तो उसी जमाने में एक तब्दीली उनके यहाँ आई कि वो मज़ाहमत जो है जो आपको सतह के ऊपर सरफेस पे नजर आ रही थी, वो मज़ाहमत अब यानी दरिया की सतह के नीचे आ गई। सरफेस पे थी वो डीप डाउन में चली गई। बहुत सारे ह्यूले जो मुजस्सम थे, वो ह्यूले बहुत सारी अलामतें, बहुत सी अलामतें, बहुत से इशारे जो ठोस थे वो आहिस्ता आहिस्ता ह्यूलों के अंदर तब्दील होना शुरू हो गए। बहुत सारी कैफियत जो मुजस्सम थी, वो मुजस्सम कैफियत जो है वो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो होना शुरू हो गई। और फिर कुछ अरसे के बाद मुमताज साहब की दूसरी किताब एक और मंजर के नाम से सामने आई, और ये किताब दर हकीकत एक मुसन्निफ का वो खते तनसीख था जो उसने पहले अपनी की हुई शायरी पे खींचा। ये बड़ी हिम्मत की बात है, ये बहुत हिम्मत की बात है। हमारे यहाँ एक शायर जब एक किताब लिख लेता है तो फिर तमाम उम्र जो है वो इस किताब को दोहराता है। बड़े बड़े शायरों की मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, अजीम अजीम शायरों की मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। जब वो एक दफा एक शेरी सफर तय कर लेता है तो वो उस शेरी सफर को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। शायद ही कोई ऐसा शायर हो कि जिसके अंदर ये कुव्वत हो कि वो अपने से उस लम्हा मौजूद से पहले की गई शायरी पर खते तनसीब खींच रहा हो, उसे रद्द कर रहा हो। सो मुमताज अजहर ने जब अपनी दूसरी किताब छापी एक और मंजर, तो वो दर हकीकत वो मनसूख कर रहे थे महबस में दरार को, और महबस में दरार को मनसूख करने का मतलब ये है कि वो उसकी अलामतों, उसके तराकीब, उसकी फॉर्मेट, उसके तरीक़ाकार से बिल्कुल इंटा है। और उस किताब में हमें नजर भी आया एक नया मुमताज अजहर हमें नजर आता है। अंदर अंदर ये जो तेज रवानी मुझ में है, मैं दरिया हूँ या दरिया का पानी मुझ में है, इस तरह की बहुत सारी गज़लें जो हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट थी, जो तजरीद की कैफियत में थी, जो मुजस्सम नहीं थी, जो ठोस नहीं थी। उस किताब पर बहुत सारी बातें की, हमने भी बात की, और फिर उसके बाद एक उनसे गुफ्तगू के सिलसिले मुकालमे चलते रहे। और चूंकि मैं जाती तौर पे एक ऐसे जाती तौर पे एक ऐसी सोच या फिक्र से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ जहाँ ये नहीं देखा जाता कि फलसफा क्या है, जहाँ ये देखा जाता है कि फलसफा हमारी जिंदगियों पर को तब्दील कैसे करता है, जहाँ ये नहीं देखा जाता कि फिक्र क्या है, हम ये देखते हैं कि वो फिक्र हमारी जिंदगी को बदल रही है या नहीं बदल रही है। मैं ज़ाती नुक्ता नज़र से एक सो मुमताज साहब से मैंने उस मौके कुछ इख्तिलाफात भी किए, और मेरा ये ज़ाती ख्याल था कि एक और मंजर दर हकीकत उनके अंदर नज्म लिखने की वो एक लपक है, एक वो ललक है जो उनके अंदर मौजूद है, मगर वो उस नज्म को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल। और फिर हमने देखा था कई सालों की रियाजत के बाद एक और लम्हाए तनसीख जो है वो आता है कि जहां वो आकर दोबारा अपनी अपने असलूब को, बनाए हुए असलूब को, जो कि एक और मंजर में असलूब, उसे फिर वो उस पर खते तनसीख, यानी अपने आप को दूसरी मर्तबा वो नया कर रहे थे। मैं तो उसे तनसीख कह रहा हूँ, रद्द कह रहा हूँ। ये दर हकीकत एक शायर की रीबर्थ होती है। जब वो शायर किसी नए उफक को दरियाफ्त करता है तो दर हकीकत ये उसकी रीबर्थ होती है, वो दोबारा से जन्म लेता है। तो ये तीसरा जन्म था मुमताज अजहर का, जो उनकी नज्म की शक्ल में सामने आया, और वो नज्म की किताब थी अलाव की गिर्द बैठी हुई रात। ये नज्म एक ताकतवर नज्म थी उनके यहाँ, और इस ताकतवर नज्म ने उनके अंदर का जो एक गजल का एक जो मिजाज था उसके हटकर वो जो खांचे थे जो गजल के कहीं रह गए थे, उस नज्म ने उसको मुकम्मल किया। और उस नज्म का अगर आप थोड़ा सा उस किताब का अगर आप जायजा लें, मैं फिर बात बहुत तवील हो जाएगी, अगर आप उस किताब का जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि ये वो नज्म है जो कि 80 की दिहाई के बाद उभरने वाला जो सोच है, जो फिक्र है, जो थॉट है हमारे यहाँ, जो
50 के तरक्की पसंदों से और 60 के लिसानी तश्कीलात से निकलता हुआ, 70 के असातीरी शायरी से बाहर आता हुआ 80 की दिहाई के अंदर और 85 की दिहाई के अंदर होने वाली एक जदीद तर नज़्म की तरफ जो है वो इशारा करता है। तो वो किताब उस तनाजुर के अंदर हमें उसको देखना चाहिए। नज़्म के बाद फिर तीसरा खत तंसीर, तीसरा रद्द फिर आया जब उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी नज़्म को त्याग कर दोबारा गज़ल के साथ अपने आप को जोड़ा और एक नए उसलूब के साथ, एक नए पैराडाइम के साथ, और वो फिर देर तक उनकी किताब आई जो उनका चौथा शेरी मजमू। तो ये तवील सफर जो है जो सन 92 से किताबी शक्ल का, वैसे तो मुमताज साहब 60s से शेर कह रहे हैं, मगर सन 92 से लेकर और सन आज के लम्हा मौजूद तक 2022 तक जो उनका एक पूरा शेरी सफर है, ये उसकी एक छोटी सी कहानी है जो मैंने आपके सामने बयान की। खुलासा इस कहानी का सिर्फ ये है कि एक शायर, जब हम शेर कहते हैं तो शेर का मतलब ठीक है वो हो सकता है बकौल गालिब के आती है गैब से, वो क्या है जी, आते हैं गैब से ये मरामी ख्याल में गालिब सरीर शामा कामा नवाइस, ठीक है ये नवाइस रोश भी हो सकता है, सरीर शामा भी हो सकता है, गैब से मज़ामीन भी आ सकते हैं, मगर शेर का ताल्लुक बहरहाल शऊर के साथ। अगर शायर शेर में शऊर नहीं है, अगर शेर के अंदर एक बदलाव नहीं है, शेर के अंदर एक खास तरह की सीख और समझ नहीं है, और शेर के अंदर अगर आपके अंदर शेर के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो आपके अंदर आकर आपको एक नए तरह से सोचने पर मजबूर कर दे, तो फिर वो वाकई गैब के मज़ामीन तो हो सकते हैं, वो शऊर से उसका ताल्लुक। तो मुमताज के यहाँ शेर जो है वो एक शऊर की कैफियत के अंदर लिखा हुआ है, वो उनकी गज़ल में हो, उनकी नज़्म में हो, और एक शऊरी इंसान ही अपने आप को रद्द कर सकता है। वो अपने पहले उसने एक असलूब तराशा, उसे रद्द किया, दूसरा असलूब तराशा, उसे रद्द किया, तीसरा असलूब तराशा, उसे, तो ये अपने आप को बार बार रद्द करना, तंसीह करना, दरहकीकत ये एक बड़े शायर की निशानी है। तो अब भी उनका शेरी सफर जारी है, आप उनके फेसबुक पे या उनके अकाउंट पे जाकर देखें तो आपको आज लिखी हुई ताज़ा गज़लें जो है आपको उनकी नजर आएंगी। तो ये छोटा सा तो नहीं, एक तवील सफर था जो कि मुमताज साहब के साथ हमारा गुजरा, और इस सफर में कुछ एहतजाज के बड़े बड़े मनाजिर थे। मैं उसका यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहता, किसी वक्त में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं उस पर लिखूंगा कि मुमताज़ ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो एक रिबेल किया है, जो बगावत की है, और जो समाज के साथ जो एक टक्कर ली है, वो कौन कौन से मौक़ों पर टक्कर ली है, कि किस तरह एक आहनगर जो है वो एक शायर बनता है, किस तरह एक शायर जो है इस सोसाइटी की, और हमारी सोसाइटी तो खुदा उससे बचाए कि यहाँ तो फनून लतीफ़ा तो वैसे ही दुश्मन है। यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को मरासी कहा जाता है, यहाँ किसी भी रक्कास को भी उल्टे सीधे नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ तो ये सोसाइटी में शायरी, मुसव्वरी, रक्स और मुजस्मा और शऊर, ये माजरत के साथ कि हमारी सोसाइटी में इतना जमालियाती ज़ौक़ नहीं है कि वो इनको अब्ज़ॉर्ब कर सके, इनसे लुत्फ़ उठा सके। हमारे यहाँ अब चीज़ों से लुत्फ़ उठाने के और बहुत सारे तरीके जो हैं हमारे मौलवियों ने तलाश कर लिए हैं। खैर, मुमताज़ साहब के यहाँ भारत ये सारा रद्द-ए-अमल आया, और वही हुआ कि आहनगरी से शायरी तक पहुँचते पहुँचते उस शायर को इस कबीले, हमारे समाज ने जिस तरह उसका नातका बंद किया, तो उसके रद्द-ए-अमल में जो शायर ने फिर काम किए, वो किसी और महफिल में इंशाल्लाह उठा के रखते हैं। मैं जनाब मुमताज़ साहब का और जनाब नौशाद कासिर साहब, अच्छा नौशाद कासिर साहब भी हमारे पुराने दोस्तों में से हैं, इनसे भी हमारी जो 30-35 साल की एक दोस्ती है, याद अल्लाह है, और मुमताज़ साहब के बहुत करीबी दोस्तों और शागिर्दों में इनका शुमार होता है। एक मरतबा बड़ा दिलचस्प वाक़या है, एक दोस्त मेरा था, वो कहीं मुशायरा पढ़ना चाहता, उसने मुझे कहा भी यार जल्दी मुझे ना गज़ल भेजो यार, गज़ल भेजो। और मैं कहा यार मैं कहाँ से तुम्हें लिख के दूँ गज़लें? कहता नहीं भाई मेहरबानी कर, तू आधे घंटे
और मैं कहा मैं आधे घंटे में तो मुझसे एक मिसरा नहीं होता, तुम गजल की बात कर रहे हो। तो मजे की बात फिर मैंने नुशाद कासिर की गजल में भिजवा दी, जो उन्होंने वहां मुशारा पढ़ा, मुशारा लूट लिया था। तो ये तो काफी पुरानी बात है जो आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो भाग साहब की भी एक किताब जो है छप की वो आ गई थी, दूसरी भी शायद दूसरी भी किताब उनकी तैयार है, वो भी हमारे बहुत। और अब मैं आज गुजारिश ये करूँगा मुमताज साहब से कि वो अपनी इस तहजीबी ज़िंदगी और शेरी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें। और नुशाद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि जब वो कुछ शेर सुनाएं तो हमें वो कह मुकरनिया जो कि उन्होंने हरियाणवी ज़ुबान में कही वो ज़रूर हमें सुनाएं। और आखिर में फिर हम लाला मुमताज़ अख्तर से उनकी ढेर सारी शायरी सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। का एक पूरा शहरी सफर जो है वो डॉक्टर साहब ने उसको हमारे सामने रख दिया। और उसमें मैं थोड़ा सा एक और भी इजाफा कर दूं कि ये शहरी सफर था, एक नस्ल के साथ भी उनका एक गहरा एक ताल्लुक है। और मुल्तान की जो एक अदबी तारीख है या अपनी तारीख की या तहजीबी ज़िंदगी के जो बात अहम किरदार हैं, नुमाइंदा किरदार हैं, वो उनके उनसे जुड़े हुए वाक़यात मुमताज़ साहब को अजब है। और उनके बहुत सारे वो हिस्से जो हैं वो जंग में एक इस बार जो है वो शाया भी होते रहे। और मैं चाहूँगा कि वो भी कहीं इकट्ठे होकर किसी किताबी सूरत में जो है वो आने चाहिए। अब मैं मुल्तमिस हूँ नुशाद कासिर साहब से, एक तो वो गज़ल सुनाए जिसका हवाला अभी आमिर साहब ने दिया, जो उन्होंने कहीं किसी को भेज दी थी, वो नहीं दिया। और हरियाणवी ज़ुबान में भी उनका वो ये मुझसे सुनना चाहेंगे। और फिर आखिर में हम मुमताज़ अख्तर से सुनेंगे नुशाद कासिर साहब। उनको याद नहीं बताना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं आपको मुमकिन छवि में मिल जाए किसी शायर के नाम पे। शायद नहीं ना करने के मुझे जो बहुत कदीम मरता पहले गुजर चुके सिंफ अमीर खुसरो से उनका एक ताल्लुक है जिसमें एक बात कहकर उससे मुकर यानी उससे हट जाया जाता है, मुकर जाया जाता है। तो लड़कियां थोड़ा सा सर मुशाह साहब थोड़ा सा ऊंचा आवाज। दो लड़कियां गुफ्तगू करती हैं, एक सहेली अपनी सहेली से बात कर रही होती है, बता रही होती है, एंड पर आकर दूसरी सहेली उससे पूछती है तो वो उलट देती है और अपनी बात से मुकर जाती हरियाणवी में आहिस्ता को कहा जाता है अलगे और गली को कहा जाता है गाल, और दरख्त होता है कि जाल गांव से जाल ही कहा जाता है। तो सुनिए, आधी रात और सुन्नी गाड़, आधी रात और सुन्नी गली, आधी रात और सुन्नी गाड़, अड़गे अड़गे आले जाड़, आधी रात और सुन्नी गाड़, अड़गे अड़गे आले जाड़, बारना दरवाजा बारना खोले चोर की दाड़, ये सती साजन न बाड़ तर्जुमा से आधी रात और सुनी गली, आहिस्ता आहिस्ता चाल हिलती हुई, दरवाजा खोला जैसे चोर खोलते हैं। तो दूसरी सहेली ने पूछा कि इसने साजन ने, नहीं हवा
अड़गे अड़गे हाले जाड़ बारना खोले चोर की दाड़ ये सती साजन ना सती बात तड़के तड़के खुल गए भाग मीठा बोल के लाया आग तड़के तड़के खुल गए भाग मीठा बोल के लाया आग सोई पड़ी थी उठी जाग ये सती साजन ना सती का बहुत हसीन हो इसमें कोई कलाम है क्या कोई गरीब तुम्हारे भी जेरे दाम है क्या कोई गरीब तुम्हारे भी जेरे दाम है क्या मेरे रकीब तेरा आईना तो मैं भी हूँ मेरे रकीब तेरा आईना तो मैं भी हूँ अभी बता के तुझे आईने से काम है क्या मेरे रकीब तेरा आईना तो मैं भी हूँ अभी बता के तुझे आईने से काम है क्या और तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा कोई मंजर तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा कोई मंजर मुझे पता है कहानी का इख्तिताम है क्या तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा कोई मंजर मुझे पता है कहानी का इख्तिताम है क्या कई दिनों से यही सोच कर परेशान हूँ कई दिनों से यही सोच कर परेशान हूँ जमाले आसिफ तेरा आखिरी सलाम है क्या कई दिनों से यही सोच कर परेशान हूँ जमाले आसिफ तेरा आखिरी सलाम है क्या और दिखा रहे हो जता रहे हो मुझे तुम जहाँ की रानाई जता रहे हो मुझे तुम जहाँ की रानाई वो मेरा शहर नहीं है दयार शाम है क्या जता रहे हो मुझे तुम जहाँ की रानाई वो मेरा शहर नहीं है दयार शाम है क्या और जरा सा काम यहाँ आजिज़ी से ले जरा सा काम यहाँ आजिज़ी से ले कासिर सुपन शनास है बस और तेरा मुकाम मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता एक ही शख्स था जहां में क्या अब मैं मुल्तमिस हूँ मुमताज अख्तर साहब से भी वो तशरीफ लाएं और पहले वो गुफ्तगू भी करें और अपनी शायरी भी सुनाएं मुमताज अख्तर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं गुफ्तगू कहाँ मुझे गुफ्तगू अपने उन असातिज़ा से शुरू करनी चाहिए जो मुझे प्राइमरी क्लास में पढ़ाया करते थे और जिन्होंने मुझे जो प्राइमरी तो हमारे प्राइमरी स्कूल में हमारे टीचर थे गुलामपुर साहब उन्होंने मुझे चौथी तीसरी और चौथी जमात में ही कोई असातिज़ा का 1000 शेर जो है वो अजबर करा दिया और मैं यानी मुझे पता होता था कि ये शेर फलां शायर का है और उन्होंने सही तलफ़्फ़ुज़ात से मुझे वो सारा सिलसिला दिया। मैं समझता हूँ कि मेरी शेरी जो शेर की तरफ रग़बत थी उसका सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। अगर वो उस्ताद ना होते और मुझे बैतबाजी की तरफ ना ले जाते जिसका बाकायदा कंपटीशन होता था 2 क्लासों के दरमियान में और फिर यानी दीगर स्कूलों के दरमियान में भी होता था तो वो कंपटीशन जो है वो हम जीतते रहे तो वो यादाश्त उस वक्त बेहतर थी अब यादाश्त बिल्कुल उलट गई अब बहुत सारा कुछ यानी अगर मैंने कल कुछ कहा है तो आज मुझे याद नहीं है और वो जो
डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि मैं सफ़ेद तनसीर खींचता रहा अपने कहे हुए पर, तो वो सिलसिला भी रहा। दरअसल महाबस में दरार में जो शायरी थी वो सारी की सारी मज़ाहमती शायरी थी। और मैं जब ये शेर कह रहा था, सन 60 से मैंने शेर कहना शुरू किया। वो भी मेरे हमसाए में एक मुल्तान के बहुत मारूफ उस वक्त के शायर थे, वहशत मुल्तानी। तो वहशत मुल्तानी साहब का जो वो था, दुकान थी उनकी, वो हजाम थे और सारा दिन वो कैंचियाँ चलाते थे और शाम को वो जो तख्त था उस पर जो है वो दरी बिछाकर सफ़ेद चादरें और गौ तकिए बिछाकर शाम को उनकी महफिल लगा करती। और बहुत सारे शायरों को मैंने वहाँ देखा। मैंने वहाँ मेरी मुलाकात अब्दुल हमीद अदम साहब से भी हुई। कश्फी मुल्तानी साहब को मैंने वहीं देखा। और यहाँ से भी रियासत के भी एक साहब जो है वहाँ आया करते थे। उनकी बड़ी मारूफ नज़्म थी, वो बिस्तर उनका खो गया था। कौन साहब थे यार, मुझे उनका नाम भूलता है बाद में। तो अब उस महफिल में मैंने बैठना शुरू कर दिया। मुझे वालिद साहब एक आना वो किनारी वाला हुआ करता था। उस जमाने में एक यानी 1 रुपए के 16 आने थे और 16 आने के यानी 16 आने के 64 पैसे थे। तो वो एक आना दिया करते थे। तो वो एक फालूदे वाले की दुकान थी, वहाँ उसके बराबर में वहशत मुल्तानी साहब की दुकान थी। मैं वहाँ जाता फालूदा खाने के लिए। तो वो मैं देखता कि सफ़ेद लिबास में कुछ लिबास लोग आहिस्तगी और शाइस्तगी से गुफ्तगू करने वाले अहबाब वहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग हैं। वो जाहिर है मैं बच्चा था, वो प्राइमरी क्लास में क्या उम्र होती है, 10-11 साल का था। तो वो एक दूसरे को अशार सुना रहे थे। तो मैंने वहाँ कहा कि मुझे भी शेर आते हैं। तो वो उन्होंने कहा, एक साहब ने कहने के चलो चलो जाओ। तो अरशद मुल्तानी साहब जो है उन्होंने उनसे कहा, यार सुनने दो क्या कहता है ये बच्चा, अब इतना सा बच्चा है छोटा सा। तो मैंने शेर पढ़ा। कहने लगे यार कमाल है, ये किसका शेर है? मैंने कहा ये आतिश का शेर है। तो वो बड़े खुश हुए। तो मुझे देर हो गई वहाँ। तो मेरे वालिद साहब पीछे आए। वहीं हमारे वालिद साहब की वर्कशॉप थी, वो लेथ मशीन के कारीगर थे, मशीनिस्ट थे। तो वो वहाँ से आए कि भाई बच्चा गया था फालूदा खाने के लिए, आया नहीं, क्या बात है? तो मैं उनके साथ बैठा हुआ, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया। तो वो मेरे वालिद साहब ने कहा चलो। वो कहने लगे अरशद मुल्तानी कि सही इन्ना को बाहर हुए थे जरा थोड़ी देर, सारे कोल बैठे करेंगे बाहर चंगा लगे। चलो वहाँ मैंने बैठना शुरू किया। फिर मुझे बाद में मालूम हुआ कि यहाँ डेली मुस्लिम होटल है, वहाँ अहबाब बैठते हैं, कैफे अरबाब में बैठते हैं। मैं फिर घूमना शुरू कर दिया, साइकिल उठाना। अच्छा, फिर 6ठी जमात में मैं जब था तो मेरे साथ जाहिद हुसैन जाहिद थे और नूर जमान नाविक थे। ये दोनों ही बड़े मारूफ शायर हैं। तो वो मेरे क्लास फेलो थे। तो मुझे 6ठी जमात में से इसलिए निकाल लिया गया कि यार तू क्या करेगा पढ़कर, हमारे पास तो कोई ऐसे जराए नहीं है, वसाइल नहीं है, सिफारिशें नहीं है। तू ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क बन जाएगा, कोई क्या करेगा, तू हुनरमंद बन जा, यहाँ लोहार खाने में आ जा। तो मुझे वहाँ आहनगरी में झोंक दिया गया। मैं समझता हूँ कि मुझे उस भट्टी में झोंक दिया गया। अगर यानी मुझे पढ़ाया जाता तो शायद मैं भी आज किसी यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुका होता। बस मुझे वो जो शेरी सफ़र है वो इन महफिलों से मैं सीखता 60 से मैंने शेर कहना शुरू किया और मैं आज तक कह रहा हूँ। रात भी मैंने एक ताज़ा गज़ल कही है, वो पेश करूँगा। वो बहरहाल जब महाबस में दरार मैंने 60 से 1992 तक का 32 साल का जो सफ़र है, शेरी सफ़र, उसमें मैंने कोई किताब नहीं दी और मुझे हौसला भी नहीं होता था। मुझे एहसास कमतरी था कि मैं तो यार पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं पता नहीं क्या ये जो कुछ भी लिख रहा हूँ पता नहीं कैसा है कैसा रही है, मुझे हौसला नहीं होता था। बहरहाल 92 में मैंने वो
मजमुआ जो है मुरतब किया, उस वक्त मेरे पास 1250 गज़ल थी। उसमें से मैंने 80 गज़ल निकाली और बाकी मैंने जलाकर आग फाड़ कर आग लगा दी, जिस पर हमारे दोस्त डॉक्टर अनवार अहमद जो डॉक्टर हैं और रिटायर हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं वो, तो वो मुझसे बहुत लड़े कि ये तुमने क्या किया। मैंने कहा क्या किया मैंने, मैं जो चीज़ मैंने सिलेक्ट की और बाकी जो थी वो रिजेक्ट हो गई। तो अब रिजेक्ट किया हुआ मटेरियल में किस लिए रखूँ, इसलिए मैंने आग लगा दी। वो बहुत मुझसे लड़े, भाई तुम पर काम होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं। मेरा मसला ये है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं उसमें से मैंने सिलेक्ट करके मैंने दे दिया। बहरहाल उसको मैं समझता हूँ बड़ी पजीराई मिली उसको। फिर मुझे ये हुआ कि ये एक तरह का इhtजाजी लबो लहजा है, एक तरह की मज़ाहमती लबो लहजा है, वो मैंने इख्तियार किया हुआ है। और मैं वही कह रहा हूँ कि मैं वही क्यों कह रहा हूँ। क्या कोई और शायर भी मेरे अंदर है? मैंने अपने अंदर मौजूद दूसरे शायर को जो है वो आवाज़ दी। उसके साथ ये हुआ कि मैं 5 साल तक अपना मजमुआ भूल गया। मैंने उसमें से शायरी पढ़ना बंद कर दी, छोड़ दी, ताकि ये मुझे भूल जाए। मैं जब भी कोई शायरी करने की कोशिश करता, गज़ल कहने की कोशिश करता, तो वो पुराने लबो लहजे के मिसरे जो है वो दौड़ कर आ जाते और वो मेरे लिए बड़ा मसला होता कि यार इसको किस तरह हटाएं। बहरहाल मैं उसको काटता रहा 5 साल के बाद मैं अपना मजमुआ भूल पाया और लबो लहजा भूल पाया। उसके बाद मैंने एक और मंजर जो है वो, जैसे कि डॉक्टर आमिर सुहेल साहब ने फरमाया कि मैंने चेंज किया अपने आप को, और फिर मुझे आदत सी पड़ गई भूलने की, वो अब तक है। और मैं कहा हुआ आप भूल जाता हूँ, उसका मुझे फायदा ये होता है कि मुझे नया कहने में जरा आसानी होती है। तो इस तरह मेरा एक सफर गुजरा है और अब मैं 74 का हो गया हूँ और इस उम्र तक आते आते मुझे वहाँ से आहनगरी से हर्फगरी तक का जो सफ़र है वो बड़ा मुश्किल सफ़र था। और मेरे लिए इसलिए भी मुश्किल था कि मेरी पजीराई भी न सिर्फ ये कि बाहर मेरी पजीराई नहीं थी, बल्कि मेरे घर में भी मेरी पजीराई नहीं थी। मुझे एक निकम्मा और लोफर और आवारा ये है सूरत हाल। अगर किसी नौजवान दोस्त के पास कोई सवाल है तो मुझसे कर ले, तो मैं शायरी सुनाऊंगा। शायरी सुना लें आप। ठीक, मैं देखता हूँ। आप कराची रहे 5 साल, बहुत अर्सा होगा। जी मैं कराची रहा, मैं घर से भाग गया, मेरी शादी कर रहे थे जबरन मेरे ताया की लड़की के साथ शादी कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि उनके मिजाज में और मेरे मिजाज में फर्क है। तो मैंने अपने ताया जी से कहा, मैंने कहा जी आप खानदान को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? वो कहने लगा क्या मतलब? उस वक्त मैं लेथ मशीन का काम भी करता था और शायरी भी करता था, और वालिद साहब साइकिल उठाकर मुझे ढूंढते थे, कभी मैं दिल्ली मुस्लिम होटल में, कभी बाबा होटल में, कभी मैं गुलगश्त में, कभी कहीं, और वो मुझे तलाश करते थे और पकड़ कर ले आते थे। वो कहते थे काम करो। अरे मैं थोड़ी देर काम करता, फिर देखता कि वालिद साहब जो है नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं भाग लेता हूँ फिर उन्हीं महफलों में। अच्छा वो मोबाइल की बू वाले कपड़े और यानी मैले हाथ, काले हाथ, उनसे मैं जाकर उनके अंदर बैठ जाता। और मैंने बहुत सारा जो इल्म है, शेरी इल्म भी और दीगर इल्म भी, वो उन अहबाब से सीखा। उन्हें सुनने के बाद सुना, उन्हें समाज ज्यादा किया, पढ़ा भी बहुत ज्यादा, लेकिन समाज ज्यादा किया। तो मैं यहाँ जब मेरी जबरन शादी कर रहे थे, जिस दिन यानी हमने जाना था और निकाह था, और हमें जो रिवायती अंदाज में मेहंदियाँ लग गई, गाने बांध दिए गए, और एक छुरी भी कपड़ा लपेट कर हमें दे दी गई कि लटका लो, इस बच्ची दांत का साया हो जाता है। इस तरह की क्या साया तो हो चुका होता है।
हालांकि साया तो मुझ पर पहले ही हो चुका। बहरहाल मैंने देखा सफेद लट्ठे की चेयरमैन का लट्ठा, उसकी सलवार और उसकी की कमीज और यानी खुस्सा और मेहंदी लगी हुई, गाना बजा हुआ। मैंने देखा भी क्या होगा यार, शाम को तो निकाह कर देगा हमारा। 3 बजे मैं वहां से भागा। फिर मैं जाके गाड़ी पे बैठ गया और कराची चला गया। मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ। मैं चला गया, वहां गुम हो गया। उस शफी अकील साहब जंग में होते थे, उन्होंने कहीं तनकीदी इजलास में वहां जाकर जो है वो, मैं समझता हूँ कि मुझे मेरी जुबान भी बहुत साफ हुई और मैं तो सराइकी था और लेकिन को लेकिन कैसा था, वो मेरा तलफ़ुज़ भी ठीक नहीं था बोल चाल में भी, तो वो मैं वहां जाके मैंने सीखा वो सारा। तो मुझे बड़े बड़े आदमी नसीब हुए जिनकी महफिल में मैं बैठा। सलीम अहमद साहब, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब, सैयद सिद्दीक हसन साहब, इब्न इंशा साहब, इब्राहिम जलीस साहब, हिमायत अली शायर साहब, उबैदुल्लाह अली, परवीन शाकिर हमारे सामने आए, सरवत हुसैन वगैरह, ये हमारे यानी एक हल्का जो कि कैंट में, सदर में, कराची सदर में एक होटल हुआ करता था जिलीस, जिसमें ये सारे लोग जो है वो बैठते थे शाम को, और होटल के मालिक ने अपने एहलकारों को ये कह रखा था कि ये जो लोग बैठते हैं इनको एक चाय, 70 के ज़माने में 5 रुपए का कप था, जिस वक्त बाहर चाय मिलती थी 1 आने की, उनका कप था 5 रुपए का। तो उसने मालिक ने कह रखा था कि ये जो अहबाब बैठते हैं इनको जो है एक चाय जो है आखिर में होटल की तरफ से दी जाए और उसके पैसे ना लिए जाए। वो कोई एनएल तो नहीं था, यही वो मोहब्बत सुखनवरों से और अदीबों शायरों से मोहब्बत करने वाला आदमी। तो उन महफिलों में मैंने बहुत सीखा। और मुझे एक बात, अगर यहाँ कोई दोस्त नौजवान शायर बैठे हैं तो एक बात जो मुझे सलीम अहमद साहब ने शेर के हवाले से कही, वो जरा इसको सुन लें, और वो मेरी गिरह में, जहन की गिरह में आज तक बंधी हुई है। उन्होंने एक गजल सुनते हुए मुझे कहा, बेटा मुमताज अतर, गजल कहते हुए ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कौन से लफ्ज होने चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कौन कौन से लफ्ज नहीं होने चाहिए। तो उस वक्त मुझे पता चला कि इख्तिसार क्या है। मैंने कहा जी ये लफ्ज तो फिर मेरी बहर पूरी नहीं होती। तो कहने लगे ये ख्याल जो है ये इस बहर का है ही नहीं, तो तुम कहाँ भाग रहे हो, इसमें कभी यारों फंसा रहे हो, कभी दोस्तों फंसा रहे हो, कभी कुछ, ये चीजें क्यों मकसद है इजाफी आ रही। तो मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा और मैं समझता हूँ कि वहाँ मैं सही मायने में मैं फालिश हुआ। और जब मैं वापस आया तो वो अकादमी थी, वहाँ सिद्दीकी साहब थे, अजीज साहब थे, और फारूक उस्मान साहब थे, अशरफ गुलजानी साहब थे, और अहबाब बहुत सारे थे। तो उन लोगों से सीखा। असलम निसारी साहब से हम कुछ नहीं सीख सकते क्योंकि वो हमें अपने साथ नहीं बिठाते, वैसे तो किसी को भी अपने साथ नहीं बिठाते। तो बहरहाल उनका अपना एक सिलसिला था तबीयत के मिजाज के एतबार से। तो मैंने बहुत सीखा और आज मुझे एहसास होता है कि मैंने सीखा नहीं है, अभी मुझे और देखना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, 4 बजे दे चुका हूँ, उसमें एक नज़्म का है और बाकी जो है वो गज़लियात के हैं। रात मैंने ये गज़ल कही है, ताज़ा है, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब उस गली में वो रहता नहीं, गलत ही ना हो। अब उस गली में वो रहता नहीं, गलत ही ना हो। जो लोग कहते हैं ए हमनशी, गलत ही ना हो। अब उस गली में वो रहता नहीं, गलत ही ना हो। जो लोग कहते हैं ए हमनशी, गलत ही ना हो। है उसको देखना कुछ और फासले से, है उसको देखना कुछ और फासले से मुझे।
ये फैसला कहीं अपने कहीं गलत ही ना हो। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। कुछ और फासले से ये फैसला कहीं अपने तई गलत ही ना हो। और वो जिसमें ख्वाब मुसलसल कयाम करते रहे, वाह वाह, बहुत वो खूबसूरत। जिसमें ख्वाब मुसलसल कयाम करते रहे, वो आंख कैसे हुई आपकी? गलत ही ना हो। वाह वाह, बहुत बहुत वो खूब। आंख कैसे हुई आपकी? गलत ही ना हो। और किसी ख्याल की रौ में वो आ मिलेगा मुझे, किसी ख्याल की रौ में वो आ मिलेगा मुझे। मेरा गुमान ये मेरा यकीन गलत ही ना हो। वाह वाह वाह, किसी फिर से किसी पढ़े। ख्याल की रौ में वो आ मिलेगा मुझे। मेरा गुमान ये मेरा यकीन गलत ही ना हो। गलत ही ना हो। तो शेर देखिए कि वो कितना लायक तकरीम है, खुला तो नहीं। वो कितना लायक तकरीम है, खुला तो नहीं। खुला तो नहीं। झुका रहे हैं जहां सब जमीन, गलत ही ना हो। वाह 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 ये कितना लायक तकरीम है। वाह 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 वाह, भाई कमाल। झुका रहे हैं जहां सब जमीन, गलत ही ना हो। गलत ही ना हो। और मैं सोचता हूँ इसे आसमां से टूटी हुई, मैं सोचता हूँ इसे आसमां से टूटी हुई। मेरी ये सोच बराए जमीन, बहुत मैं बहुत। सोचता हूँ इसे आसमां से टूटी हुई। मेरी ये सोच बराए जमीन गलत ही ना हो। और कुछ अपने कारे मोहब्बत में ध्यान देता चलूं। ये लिख कर करके इन्होंने मुझसे ये शायरी कुछ अपने कारे मोहब्बत पे ध्यान देता चलूं। ये कारोबार जमाना कहीं गलत ही गलत ही। बहुत बहुत अपने कारे मोहब्बत पे ध्यान देता चलूं। ये कारोबार जमाना कहीं गलत ही ना हो। ये दिल को धड़का है अथर कि जिंदगी की रविश, ये दिल को धड़का है अथर कि जिंदगी की रविश। जहां से ठीक लगी है वहीं से गलत ही ना हो। बहुत बहुत। वाह वाह, बहुत बहुत। ये दिल को धड़का है अथर, क्या बात। कि जिंदगी की रविश जहां से ठीक ठीक लगी लगी है है। हाँ, वहीं गलत है। क्या बात। चराग शाम हूँ, चराग शाम हूँ, मुझको मुनव्वर क्यों नहीं करता। चराग शाम हूँ, मुझको मुनव्वर क्यों नहीं करता। कभी अपने सितारे के बराबर क्यों नहीं करता। चराग शाम हूँ, मुझको मुनव्वर क्यों नहीं करता। कभी अपने सितारे के बराबर क्यों नहीं करता। सुना है 400 उसका तिलिस्मी रक्स जारी है। सुना है 400 उसका तिलिस्मी रक्स जारी है। जो ऐसा है तो फिर मुझ पर उजागर क्यों नहीं करता। सुना है 400 उसका तिलिस्मी रक्स जारी है। जो ऐसा है तो फिर मुझ पर उजागर क्यों नहीं करता। और सुना है फूल खुशबू तितलियां जुगनू उसी के हैं। सुना है फूल खुशबू तितलियां जुगनू उसी के हैं। जो उसकी दस्तरस पे है मुयस्सर क्यों नहीं। खुशबू तितलियां जुगनू उसी के हैं। जो उसकी दस्तरस पे है मुयस्सर क्यों नहीं करता। शेर देखिए कि सुना है शाम के मंजर उसी में डूब जाते हैं।
सुना है शाम के मंजर उसी में डूब जाते हैं, किसी दिन मेरी आंखों को समुंदर क्यों नहीं। सुना है शाम के मंजर उसी में डूब जाते हैं, किसी दिन मेरी आंखों को समुंदर क्यों नहीं करता। और सुना है रात उसके गेसुओं में सांस लेती है। सुना है रात उसके गेसुओं में सांस लेती है, वो गेसु खोलकर सब कुछ मुअत्तर क्यों नहीं करता। सुना है रात उसके गेसुओं में सांस लेती है, वो गेसु खोलकर सब कुछ मुअत्तर क्यों नहीं करता। और सुना है वो इशारों से जहां आवाज करता है। सुना है वो इशारों से जहां आवाज करता है, मेरे दीवारों दर को वो कभी घर क्यों नहीं। सुना है वो इशारों से जहां आबाद करता है, मेरे दीवारों दर को वो कभी घर क्यों नहीं करता। और सुना है वो जिसे छू ले उसे कुंदन बनाता है। सुना है वो जिसे छू ले उसे कुंदन बनाता है, मुझे मुमताज करना है तो छू कर क्यों नहीं। मुझे मुमताज करना है। इश्क था, मुझे दाग नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। जिन दिनों इश्क था आजार हुआ करते थे। जिन दिनों इश्क था आजार हुआ करते थे, हम किसी हिजर में सरशार हुआ करते थे। जिन दिनों इश्क था आजार हुआ करते थे, हम किसी हिजर में सरशार हुआ करते थे। इब्तदा ही से इन आंखों पे सितम होता था, इब्तदा ही से इन आंखों पे सितम होता था। ख्वाब उस वक्त भी मिसमार हुआ करते थे। इब्तदा ही से इन आंखों पे सितम होता था। ख्वाब उस वक्त भी मिसमार हुआ करते थे। उसे देखिए कि धूप जब शहर पे नाराज हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत। धूप जब शहर पे नाराज हुआ करती थी, हम तेरी राह में छतनार हुआ करते थे। धूप जब शहर पे नाराज हुआ करती थी, हम तेरी राह में छतनार हुआ करते थे। और जिस जगह तुझको संवरने की तलब होती थी, जिस जगह तुझको संवरने की तलब होती थी, हम वहां आईना बरदार हुआ करते थे। जिस जगह तुझको संवरने की तलब होती थी, हम वहां आईना बरदार हुआ करते थे। और जो परिंदे मेरी शाखों में बसा करते थे, वो तेरे लम्स का इजहार हुआ करते थे। जो परिंदे मेरी शाखों में बसा करते थे, वो तेरे लम्स का इजहार हुआ करते थे। और ये जहां खाक सी उड़ती है हुई तुम देखते हो, ये जहां खाक सी उड़ती हुई तुम देखते हो, इस जगह पूछो बाजार हुआ। ये जहां खाक सी उड़ती हुई तुम देखते हो, इस जगह पूछो बाजार हुआ करते थे। और अब तो अपनी भी खबर हमको कहाँ है अथर, अब तो अपनी भी खबर हमको कहाँ है अथर। हम कभी वाकिफ़े असरार हुआ करते थे। जो है वो हू बहू तू है, मुझ में जो है वो हू बहू तू है। मैं शजर हूँ, मेरी नमू तू है। मैं शजर हूँ, मेरी नमू तू है। मेरा ख्याल है ये वो गज़लें हैं जो आपने सुनी भी नहीं। दिल धड़कता है याद की लय पर, दिल धड़कता है याद की लय पर,
मेरी सांसों में मुश्कबू, दिल धड़कता है याद की लय पर, मेरी सांसों में मुश्कबू तू है, और मुझको अक्सर गुमा गुजरता है, मैं बदन हूँ मेरा लहू तू है। मुझको अक्सर गुमा गुजरता है, मैं बदन हूँ मेरा लहू तू है। तो ये देखिए कि वक्त और मेरे दरमियां मौजू, वक्त और मेरे दरमियां मौजू जो भी हो, वजह गुफ्तगू तू है। वक्त और मेरे दरमियां मौजू जो भी हो, वजह गुफ्तगू तू है, और रास्ते तुझ पे खत्म होते हैं, जिस तरफ जाऊं रूबरू तू है। रास्ते तुझ पे खत्म होते हैं, जिस तरफ जाऊं रूबरू तू है, और डालता हूँ धमाल सीने में, डालता हूँ धमाल सीने में, गूंजती है यहाँ जो हूँ तू है। डालता हूँ धमाल सीने में, गूंजती है यहाँ जो हूँ तू है, और खो दिया खुद को भीड़ में अथर, मेरे अंदर की जुस्तजू तू है। लौ के मुकाबिल दिए में रहता है, जो चेहरा लौ के मुकाबिल दिए में रहता है, उसी का अक्स मेरे आईने में रहता है। और महक रहे हैं दरोबाम उसकी खुशबू से, महक रहे हैं दरोबाम उसकी खुशबू से, वो खुश फिसाल मेरे आंगने में रहता है। ये आंगना कोई बनाने की कोशिश की है, सड़क है, और आप लोगों के सामने तो ये गलत ही है। हमारे लिए सब ठीक। महक रहे हैं दरोबाम उसकी खुशबू से, वो खुश फिसाल मेरे आईने में आंगने में रहता है, वो सो रहा है मेरी नींद भर के आंखों में, वो सो रहा है मेरी नींद भर के आंखों में, और उसका ख्वाब मेरे रज़्क़े में रहता है। वो सो रहा है मेरी नींद भर के आंखों में, और उसका ख्वाब मेरे रज़्क़े में रहता है। मैं गिर न जाऊं जमाने की खुश निगाही से, मैं गिर न जाऊं जमाने की खुश निगाही से, तो उसका ध्यान मुझे थामने में रहता है। मैं गिर न जाऊं जमाने की खुश निगाही से, तो उसका ध्यान मुझे थामने में रहता है। शेर देखिए कि दुखों की भीड़ से निकलूं तो एक नया मंजर, दुखों की भीड़ से निकलूं तो एक नया मंजर मेरे गुमान के एक दायरे में रहता है। और वो हम सफर भी नहीं, फिर भी ऐसा लगता है, वो हम सफर भी नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि अपनी चाप लिए रास्ते में रहता है। वो हम सफर भी नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि वो अपनी चाप लिए रास्ते में रहता है। बहुत दिनों में कहीं मुझ पे ये खुला था, वो रास आए हुए फासले में रहता है। बहुत दिनों में कहीं मुझ पे ये खुला था, वो रास आए हुए, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अपनी जानिब को वो आईना नुमा खींचता है, अपनी जानिब को वो आईना नुमा खींचता है, वो न हो तो मुझे अंदर का खला खींचता है। अपनी जानिब को वो आईना नुमा खींचता है, वो न हो तो मुझे अंदर का खला खींचता है, और फूल खुशबू की ग्रांबारी का दुख झेलते हैं, फूल खुशबू की ग्रांबारी का दुख झेलते हैं, गुलकदा अपनी तरफ दस्ते सबा खींचता है, गुलकदा अपनी तरफ दस्ते सबा खींचता है, और एक परिंदा मेरे अंदर का चलन जानता है, एक परिंदा मेरे अंदर का चलन जानता है, कान भटता है कभी मौजे सदा खींचता है,
कान भरता है, कभी मौजे से रात खींचता है। इसे देखिए कि शाम को चेहरे दिखाती है लरसती हुई लौ, शाम को चेहरे दिखाती है लरसती हुई लौ, अपनी जानिब मुझे मिट्टी का दिया खींचता है। शाम को चेहरे दिखाती है लरसती हुई लौ, अपनी जानिब मुझे मिट्टी का दिया खींचता है। और शेर लिखिए कि क्यों अपनी हथेली का लिखा भोगते हैं, रोज क्यों अपनी हथेली का लिखा भोगते हैं, आड़ी तिरछी सी लकीरें तो खुदा खींचता है। रोज क्यों अपनी हथेली का लिखा भोगते हैं, रोज क्यों अपनी हथेली का लिखा भोगते हैं, आड़ी तिरछी सी लकीरें तो खुदा खींचता है। और कह के लब्बैक मेरी वहशत जान दौड़ती है, कह के लब्बैक मेरी वहशत जान दौड़ती है, जिस घड़ी मुझको तेरा दस्ते बला खींचता है। और आओ ये बात कभी मिलके जरा सोचते हैं, आओ ये बात कभी मिलके जरा सोचते हैं, बीच दीवार सी ये कौन भला खींचता है। और आओ ये बात कभी मिलके जरा सोचते हैं, कौन दीवार सी ये बीच दीवार सी ये कौन भला खींचता है। और हम भी अथर ये तमाशा सा खड़े देखते हैं, कौन किस दर्जा यहाँ कर बे अना खींचता है। हमने दरखास्त है कि अगर कोई सवाल हो एहतजाज और मज़ाहमत जरा मैं भूल गया कि आपका सवाल क्या है। औरत हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मामला ये है कि मैं जो वो मार्केट रोमांसिज्म है उसका कायल नहीं, ठीक है ना। आप औरत को शरीक रखें जिंदगी, उसकी तारीफ भी करें, वो आपको इस शायद में कहीं कहीं नजर आई जो आपने शेर शायरी सुनाई इसमें भी ज्यादा जो आपने शेर शायरी सुनाई उसमें जिक्र था, ठीक है सर, पहले नहीं था, पहले नहीं था, इसलिए कि मैं एक जंग लड़ा था। मैं उस शहर में जिस शहर में देखिए बेटा मैंने 2 मार्शल्लाह अपने शौर के साथ देखे हैं। एक मार्शल्लाह अयूब खान का, दूसरा मार्शल्लाह जदलियार का। जबर और इस्तेहसाल की जिस फिजा में, जो कि मैंने पहले अर्ज किया कि न सिर्फ बाहर मेरे साथ ये होता रहा बल्कि मेरे अंदर भी ये होता रहा, मेरे घर में भी ये होता रहा कि मुझे जबर और इस्तेहसाल का सामना रहा। उस जबर और इस्तेहसाल के सामने में जब मकसद है कि आपको तकलीफ होगी तो आप चीखेंगे ना, आपको तकलीफ होगी तो आपकी कराह निकलेगी ना। तो वो मैं उस कैफियत में था, मैं उस अच्छा फिर सारा का सारा वो पहला मजबूआ जो है वो इस्तेफामिया है, सवाल करता हुआ कि ये क्या है और ये क्यों है और ये क्या क्या हो रहा है, इस तरह का सारा है। वो भी आपकी नजर से गुजरेगा तो फिर आप उसको देख पाएंगे। और मेहरबानी सर लास्ट क्वेश्चन सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर। और उसके बाद सर आजकल का जो मसला है, जैसे उन्होंने सवाल किया कि सर आपकी जो शायरी में है वो औरत नहीं है, लेकिन आज शायरी में भी नहीं है यार, मुझसे तो कुछ नहीं कहते आप। की शायरी को झूठ नहीं दिखाओ। सर लेकिन सर आजकल जो शायरी चल रही है सर, उसमें जो एक अहम मुकाम है सर वो औरत को हासिल है। वो जो बाकी माशरे की जो पेचीदगियां हैं उनको सर पसे पुष्ट डाल दिया गया है सर, उस हवाले से क्या भाई मोहब्बत जो है ना वो तो आपको जिनसे मुखालिफ से क्यों होती है, मेमने से क्यों नहीं होती, ये लहलाते हुए पत्ते से क्यों नहीं होती, और शाख पर रुका हुआ खिजा का आखिरी पत्ता जो है उससे क्यों नहीं होता। मोहब्बत है ना। करते हैं, फिर उसके हुजूर की कोशिश करते हैं, फिर उसको अपनी मलकियत बनाते हैं। ये मसला है ना कि वो आपकी मलकियत में आ जाए।
कि दूसरे के लिए कुछ ना रहे। तो ये आपसे कुछ कहते हैं, कुछ में नहीं है। बहुत शुक्रिया और सब मेहमानों का और खसूसी तौर पे हमारे तालिब इल्मों का जिन्होंने इतने वक्त ये यहाँ एक सब्र के साथ ये वक्त गुजारा और शायरी भी सुनी, सब्जी को भी इंजॉय किया, मुख्तलिफ वाक़यात भी सुने। तमाम बच्चों का शुक्रिया जो यहाँ मौजूद थे और इस वक्त महफिल को बर्दाश्त करते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह की महफिलें जो हैं वो जैसे जैसे हमारे पास दीगर मेहमान आते रहें